जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 30 अप्रैल 2023 को अपने एरिया के माननीय सांसद को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको यह ज्ञापन सौंपना होगा। दोस्तों, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मांगे रखी गई है, बहुत जानना जरूरी है और इसमें बड़े सरलता से बताया गया है कि किस तरह से ऑप्सस ने जीसीओआर के साथ भेदभाव किया है, चाहे ओआरओपी 1 हो, ओआरओपी 2 हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, एमएसपी हो या अन्य जो भी जहाँ पर भी फैसिलिटीज़ मिलती है, सुविधा मिलती है, वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तो वेटनर्स फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन एक जीसीओआर का संगठन है। पूरे भारत में जीसीओआर को यही लीड करेगा। अब जो पहले संगठन हुआ करते थे जिसमें कि ओआर भी हुआ करते थे, अभी ओआरओ का एक नया संगठन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भेदभाव किया है उसको देखते हुए जीसीओआर ने अपना नया संगठन बनाया है, फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन। उनके द्वारा यहाँ ज्ञापन है जो कि 30 अप्रैल 2023 को आपको दे रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, युद्ध विधवाओं, दिव्यांग पूर्व सैनिकों और सैनिकों से संबंधित मांगों का ज्ञापन। महोदय, राष्ट्र रक्षा को समर्पित पूर्व सैनिक वर्ग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु हम समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। समय समय पर मांग पत्र प्रस्तुत किए गए हैं और इसी क्रम में दिनांक 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरने का ध्यान आकर्षण के अनुशासित प्रयास जारी है। पिछले 70 दिनों से धरने में पंजाब, हरियाणा, जेएंडके, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, मणिपुर और राजस्थान के हजारों पूर्व सैनिकों और वीर नारियां उपस्थित होकर के अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। 3 अप्रैल 2023 को देश की सभी जिलाध्यक्षों के माध्यम से आपको ज्ञापन भिजवाए गए, परंतु यहाँ अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर हमारी मांगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे लाखों पूर्व सैनिक और उनके परिवार निराश और मायूस है। मान्यवर, हम निम्नलिखित मांगों के शीघ्र समाधान हेतु सादर निवेदन करते हैं। सबसे पहले कि समान रैंक समान पेंशन में जो विसंगतियां हुई हैं, सन 1973 तक जीसीओआर जवानों को बलपूर्वक कम सेवा अवधि व कम उम्र में रिटायर होने की बाध्यता के कारण उनकी पेंशन का निर्धारण वेतन का 70% हुआ करता था, जिसे घटा करके 50% कर दिया गया और यहाँ आश्वासन दिया गया कि 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से इसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार ने समान रैंक समान वेतन जुलाई 2014 से स्वीकृति की। इस पर इसको सही निर्धारण नहीं होने से जीसीओ जवानों को नाम मात्र का लाभ मिला है और सरकार द्वारा स्वीकृत बजट का बड़ा हिस्सा सेना के उन 3% रिटायर अधिकारियों की जेब में चला गया है जो कि इसके हकदार नहीं थे, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही उनको तो वेतन का 50% पेंशन प्राप्त होती आई है और आज भी वे 55 से 57 वर्ष से अधिक की आयु में उच्च वेतन राशि के 50% की उच्च वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ओआरओपी जो असली लागू होना चाहिए था, जीसीओआर के लिए होना चाहिए था, जो कि कम उम्र में रिटायर आते हैं, लेकिन अधिकारी वर्ग ने अपना फायदा देखा और 57, 58, 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाले 1 रैंक 1 पेंशन ले रहे हैं। ये बड़ी ताजुब की बात है। और अधिकारी वर्ग जो कि टीवी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मेरा जवान तेरा जवान, जो है सो, आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। देख रहे होंगे वो भी कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके मुंह बंधे हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि इनकी मानसिकता क्या है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि समान रैंक समान पेंशन का निर्धारण सही नहीं होने का कारण क्या कारण है। ओआरओपी जो सही ढंग से उसका निर्धारण नहीं हो पाया है। निर्धारण नोशनल मैक्सिमम और स्केल ऑफ द रैंक एंड ग्रुप के आधार पर नहीं कर वर्ष 2013 में रिटायर हुए जीसीओ व जवानों की पेंशन का मैक्सिमम और मिनिमम के औसत पर आधार पर किया जाना रहा है, जिससे विसंगतियां उत्पन्न हुई है। यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज है उसके आधार पर जो किया गया, तब से यहाँ पर विसंगतियां उत्पन्न हुई है। भेदभाव कितना ज़्यादा हुआ है आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओआरओपी 1 में यहाँ पे बताया गया है कि अनियमितता व भेदभाव नीचे दी गई तालिका से अधिकारियों और गैर अधिकारियों की ओआरओपी 1 में प्रतिशत बढ़ोतरी से साफ प्रकट होती है। सिपाही की
जो पेंशन है उसमें 22% की बढ़ोतरी हुई है, नायक की 9%, हवलदार की 6%, ऑनरी नायक सूबेदार 11%, नायक सूबेदार 4%, सूबेदार 2.5, सूबेदार मेजर 6%, ऑनरी लेफ्टिनेंट 4%, उसके अलावा ऑनरी कैप्टन 6%। ओवरऑल वृद्धि यहाँ पर 7.8% की हुई है। लेफ्टिनेंट की 4% हुई है, कैप्टन की 6% हुई थी। इसमें कोई रिटायर इस रैंक में होता नहीं। अधिकारी वर्ग में देखें तो मेजर की यहाँ पर 31%, लेफ्टिनेंट कर्नल की 32%, कर्नल की 30%, ब्रिगेडियर की 29%, 30.5 का एवरेज यहाँ पर दिया गया। तो ये चार्ट जो है सरकार को देखना चाहिए। सरकार को आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है उसको निकालना चाहिए। राजनाथ सिंह जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जी, उनको अपनी पट्टी को एक बार धो के पहनना चाहिए, पहन के निकाल के दोबारा एक बार ठीक कर दे। उपरोक्त सारणी में मानव लेफ्टिनेंट और मानव कप्तान की वृद्धि चालाकी से समान ही रखी गई, क्योंकि टाइम स्केल प्रमोशन पॉलिसी के बाद कोई भी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल से नीचे के रैंक में रिटायर ही नहीं होगा। ये यहाँ पे बात है, इन्होंने अपना भरपूर फायदा लिया है। पुनः समान रैंक समान पेंशन द्वितीय जो कि जुलाई 2019 से लागू की गई। इसमें तो 7वें वेतन आयोग द्वारा वेतन और पेंशन का निर्धारण गलत पे मैट्रिक लेवल और अपनाने से कुछ रैंक की पेंशन ही कम कर दी गई। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि नया रिटायर होने वाला पुराने रिटायर हुए व्यक्ति से कम पेंशन ले रहा है। ये भी शर्म की बात है। मिलिट्री सर्विस पे से उपजा भेदभाव और अन्याय। यहाँ तो सर्वमान्य है कि मिलिट्री सर्विस पे सैन्य सेवा की कठिनाई और जोखिम के आधार पर स्वीकृत की गई है, पर इसके निर्धारण में कठिनाई और जोखिम के आधार को बिल्कुल अनदेखा कर 3% अधिकारियों को 15,500 रुपये प्रतिमाह और जिन 97 GCOR जवानों को सबसे अधिक कठिनाई और जोखिम है उनको 5,200 रुपये मिलिट्री पे का निर्धारण कर बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। इसका सीधा प्रभाव पेंशन निर्धारण पर होने से अधिसंख्य पूर्व सैनिकों का शोषण हुआ है। सेना की कठिनाई और जोखिम की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों, सैन्य अधिकारियों के अलावा सैन्य अधिकारी कभी नहीं बोलेंगे, उनको विशेषज्ञ मत मानिए, कि दल के सर्वे से जो है इनका कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वास्तविकता सामने आने पर जिन्होंने इसका निर्धारण किया है, शर्म से उन्हें सिर नीचे झुक जाएंगे। सेना में अधिक जोखिम और कठिनाई जवानों को है, उससे कुछ कम जेसीओ को है और अधिकारियों को ना के बराबर है। वे पूरी सुख सेवा के साथ सेवा का आनंद लेते हैं। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन पर कितना भेदभाव है उसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ एक कठोर सत्य है कि हर इंसान को अपने शरीर का अंग जरूरी और प्यारा होता है, तो फिर अधिकारी और गैर अधिकारी वर्ग डिसेबिलिटी में क्यों अंतर किया गया है। यदि हाथ किसी का कट रहा है, अफसर हो या जवान हो, अफसर का जो हाथ था जिसको इतना पेंशन दिया जा रहा है, उसका सोने का या हीरे का हाथ तो नहीं था, सब वही खून है, वही हाड़ मांस है। ORGCOs का जो है 2006 में डिसेबिलिटी पेंशन 3,510 था और 2019 में बढ़कर के 9,000 हुआ। यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है 156% की बढ़ोतरी हुई। अफसर्स की जो पेंशन है 2006 में डिसेबिलिटी पेंशन 5,880 थी। इतनी जो है GCOR के लगभग दुगनी के करीब थी, यहाँ पर दुगनी से थोड़ा कम थी। वेब जुलाई 2019 में बढ़ करके 75,000 हो गई। दोस्तों, कितनी परसेंट की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई देख सकते हैं। सरकार को देखना चाहिए आंकड़ा, और सरकार के सामने है सब, लेकिन सरकार क्यों आंखों में जो है पट्टी बांध के रखी है। और इंक्रीज हुआ यहाँ पे 1,175, यानी कि GCOR की जो पेंशन है डिसेबिलिटी पेंशन 156% की बढ़ोतरी हुई है और ऑफिसर्स की 1,175% की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। इतना नाइंसाफ जो साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह वार इंजरी डिसेबिलिटी और वार इंजरी इनवैलिड आउट पेंशन में भी अप्रत्याशित भेदभाव कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग ने तो जवान GCOR अधिकारियों के लिए क्रमशः 12, 17 और 27 की सिफारिश की थी, लेकिन अधिकारियों ने मोटा माल मारने के लिए अनामली कमेटी की मार्फत अपने हित में बदलाव करवा दिया। और यही कारण है कि CAG की रिपोर्ट के अनुसार 40% से अधिक अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर होने का जुगाड़ बैठाकर मोटी रकम हड़प रहे हैं। प्रार्थना है कि डिसेबिलिटी पेंशन को बिना रैंक आधारित भेदभाव के युक्ति संगत स्तर पर लागू किया जाए। नहीं तो यदि सरकार नहीं लागू करेगी तो इसी तरह डिसेबिलिटी होते रहेंगे अधिकारी वर्ग,
बढ़ता रहेगा यह आंकड़ा। रिजर्विस्ट पेंशनर को भी ओआरओपी नहीं देना गंभीर शोषण है। सच्चाई यह है कि हाँ, एक नियमित सैनिक के बजाय एक रिजर्विस्ट देश के प्रति ज्यादा समर्पित रहा है। सेना द्वारा रिजर्व फोर्स रखने और सरकार का पैसा बचाने के लिए जबरन सैनिकों को रिजर्विस्ट के तौर पर घर भेजा गया और यह शर्त भी ला दी गई कि प्रति वर्ष 1 माह की ट्रेनिंग के लिए और युद्ध की स्थिति में मोर्चे पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ना तो वह अस्थायी नौकरी के लिए स्वतंत्र रहा और न ही कोई अपना व्यवसाय स्थापित करने की स्थिति में रहा, एवं जब भी सेना और देश के युद्ध के लिए बुलाया तो सब कुछ जीवन यापन के साधन को छोड़ करके मोर्चे पर पहुंचा। ऐसे बहुत कम संख्या में जीवित, समर्पित व त्यागी रिजर्व सैनिकों को ओआरओपी नहीं देना एक बड़ा अन्याय और उनकी सेवा का उपहास है। तत्काल उन्हें ओआरओपी देने का प्रार्थना की जाती है। ग्रुप एक्स के सैनिकों की पेंशन में विसंगति। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद 2016 से पूर्व के एक्स ग्रुप की पेंशन वाले पूर्व सैनिकों की पेंशन में कमी हो गई है, जो न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसके सुधार के लिए प्रार्थना की जाती है कि इसमें सुधार किया जाए। ऐसा 6200 ग्रुप पे को पुराने के लिए 3600 ग्रुप पे में सम्मिलित करने से हुआ है, जिसे सही करवाया जाना चाहिए। बिना आर्थिक लाभ के मानक पद देने का औचित्य क्या है? गैर अधिकारी वर्ग के कुछ पदों के सैनिकों को रिटायरमेंट के पश्चात मानक पद दिए जाते हैं, पर उन्हें किसी प्रकार का मौद्रिक लाभ नहीं दिया जाता। निवेदन है कि सभी मानक पर जो मानक पद है, मानक पदधारी सैनिकों को मौद्रिक लाभ स्वीकृत किए जाए। कुछ पद हैं जैसे कि ऑनरी दिया जाता है, वहाँ पर उनको कुछ उसका जो फाइनेंशियल है वहाँ बेनिफिट दिया जाए, नहीं तो ये देने का कोई मतलब नहीं है। प्री म्यूचुअल रिटायर होने वाले सैनिकों को भी ओआरओपी। कोई भी सैनिक अपने टर्म ऑफ एंगेजमेंट के बाद रिटायर होता है तो भी पेंशन का अधिकार हो जाता है। फिर जो ओआरओपी की धारणा को नकार कर उन्हें वंचित रखना न्यायपूर्ण संगत नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं रहेगा। प्री मेजर के जो भी हैं उन्होंने भी अपनी टर्म ऑफ कंडीशन पूरी की है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, उस बात को ध्यान रखने दे, उनको भी ओआरओपी का लाभ दिया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग द्वारा वेतन का आधार नए पे मैट्रिक लेवल करने से नुकसान हुआ है। 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक में वेतन निर्धारित करते समय बड़ी चूक की गई है, जिसके कारण 1 जनवरी 2016 के पश्चात रिटायर होने वाले पूर्व सैनिकों को पुराने से कम पेंशन मिल रही है, जिससे ओआरओपी की अवधारणा का पूर्ण उल्लंघन हुआ है और पहली बार ऐसा अन्यायपूर्ण निर्णय देखने को मिला है। इसी के कारण ओआरओपी द्वितीय में भी कुछ रैंक्स को तो एक नया पैसा भी नहीं मिला है, बल्कि पेंशन कम हो गई है। पारिवारिक पेंशन के निर्धारण में वृद्धि। पेंशन की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा पर परिवार के पालन पोषण का भार अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि पेंशन जीवित होता है तो वह पेंशन के अतिरिक्त आय वृद्धि के कुछ उपाय करता है, जो उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। अतः पारिवारिक पेंशन 60% के स्थान पर अधिक राशि सुनिश्चित की जाए। जो फैमिली पेंशन है, डोज हैं, उनको यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कप्तान की पेंशन वृद्धि में अनदेखी की गई है। पूर्व में ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, कमीशन लेफ्टिनेंट और कप्तान से अधिक पेंशन लिया करता था, पर अब उस रैंक की पेंशन वृद्धि नहीं के बराबर की जा रही है। शायद इस मामले में भी दुर्भावनावश ऐसा किया गया है, क्योंकि अब टाइम स्केल प्रमोशन के कारण कोई कमीशन अधिकारी लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर रैंक से रिटायर ही नहीं होता। इन्होंने अपना सब फायदा देखा है, कोई कमी नहीं छोड़ी अपने फायदे में। जोखिम भरे अभियान और सेवा के लिए सभी के समान भत्ते का भुगतान। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, नेवी में ड्राइविंग आवर्स, पैरा जंपिंग अलाउंस व निर्धारण अधिकारी और गैर अधिकारी सैनिक के वेतन के आधार पर नहीं होकर समान होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जोखिम भरे अभियानों के लिए होते हैं और जोखिम सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। सेवादारी प्रथा, जो कि सेना के ऊपर एक धब्बा है, इसको बंद किया जाना चाहिए, जो कि जवानों का मनोबल गिराती है। वीरता एवं उत्कृष्ट सेवाओं हेतु दिए जाने वाले पदकों को पारदर्शिता हो। प्रातः जवानों के मामलों में वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं के मामलों में पक्षपात किया जाता है, अथवा इसके लिए पारदर्शी सिस्टम लागू किया जाना अपेक्षित है। 97% को 3% के करीब पदक दिए जाते हैं और जो 3% है उनको 97% पदक दिए जाते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के
जो सिस्टम है, इस तरह का जो ढांचा बना हुआ है, उसको चेंज करना चाहिए। अधिकारियों की तर्ज पर जीसीयू जवानों को भी टाइम स्केल प्रमोशन होना चाहिए। अधिकारियों का एक बड़ा कमीशन लेने के बाद बिना किसी रुकावट के टाइम स्केल प्रमोशन के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक पहुंचना सुनिश्चित है, पर जवानों के अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं। उनके लिए अलग मापदंड होने से बहुत कम जवान प्रमोशन ले पाते हैं, और वो भी अधिकारी ही निश्चित करते हैं कि जवान प्रमोशन के लिए योग्य है या नहीं। यह कैसी विडंबना है। एक सिपाही यदि 17 साल नौकरी करता है तो उसको वहाँ पर जो 3 इंक्रीमेंट है मिलने चाहिए, लेकिन इन्होंने 24 साल में इंक्रीमेंट किया हुआ पूरा, तो ये बड़ी विडंबना है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जीसीयू व जवानों का पक्ष उनसे ही सुना जाए। जीसीयू और जवानों के कल्याण और उनसे संबंधित विषय के पक्ष आज तक कभी भी सही तरीके से सरकार के समक्ष नहीं रखे गए, अतः निर्णय लेने वाले सक्षम अधिकारी या विभाग उनके मामले में अनभिज्ञ रहे, जो मुख्य रूप से इन विसंगतियों के कारण है। प्रार्थना है कि भविष्य में अधिकारियों के बजाय हमारे प्रतिनिधिमंडल से ही वार्ता कर हमारा पक्ष सुना जाए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की ही हमारा पक्ष रखने को अधिकृत हो। दिनांक 9 अप्रैल 2023 को भारत के सैकड़ों वेटरन एसोसिएशन ने गैर अधिकारी वर्ग पूर्व सैनिकों का पक्ष सरकार के सामने रखने हेतु संबद्धता प्राप्त कर फेडरेशन को अधिकृत किया है। अतः भविष्य में पूर्व सैनिकों की कुल संख्या के 97% पूर्व सैनिक और विधवाओं के कल्याण व सुविधाओं के मामले में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को ही वार्ता हेतु आमंत्रित कर हमारा पक्ष सुना जाए। अगली जो बात है इंपॉर्टेंट, कि करीब 70 दिनों से चले आ रहे हमारे धरने के पश्चात आज दिनांक 30/4/2023 को सभी सांसदों के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरकार मांगों का संज्ञान ले, वार्ता का समाधान किया जाए, अन्यथा सांसद के घेराव जैसे कदम उठाने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि लोक कल्याणकारी राष्ट्र रक्षा को समर्पित सरकार पूर्व सैनिकों के हितों की अनदेखी नहीं करते हुए शीघ्र ही मांगों का समाधान कर लाखों पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को अनुमोदित करेगी। तो ये तो लेटर था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें जो मांगे हैं 100% इसमें जो मांगे रखी गई है बहुत ही सही रखी गई है, उदाहरण के साथ रखी गई है, आंकड़ों के साथ रखी गई है। सरकार को यदि हमारी आवाज़ पहुंचती है तो इस बात पर सोचना चाहिए। जय हिंद।